Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 9 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering 5th semester students. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 9 and week number 9. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चर कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है। कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी, वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है। तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे। तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। So in our today's class we are going to discuss about the fundamental properties of concrete, कि what are the basic and fundamental properties of concrete। उसके बाद हम एनडीटी टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती हैं, उनके डिफरेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री, उसके अंदर हमारे पास प्रीकास्ट जो एलिमेंट्स हैं और ब्लॉक्स हैं, ब्रिक मैसनरी ब्लॉक्स हो गए, उनको हम किस तरह से बनाते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। जनरल वी कैन से दैट द बेसिक मेथड of verifying that concrete complies with the specifications is to test its strength, कि जो आपके मेजर यूजेस हैं कंक्रीट को जैसे आप बनाते हो या कंक्रीट का एलिमेंट जैसे आपने प्रिपेयर किया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मटेरियल हमारा यूजफुल मटेरियल है या नहीं। उसके लिए हम डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह चेक करते हैं बाय कंसीडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस, क्यूब्स एंड सिलेंडर्स फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, उसमें से हम बनाते हैं। और कंक्रीट इज अज्यूम्ड एज अ ब्रिटल मटेरियल, यानी कि आप एक गिलास की तरह मटेरियल है, एक सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करते हो तो वो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है। स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल कहलाता है और कंक्रीट जो है वो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। कंक्रीट हम बनाते हैं उसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। उसके अंदर हम सिलेंडर्स यूज करते हैं, क्यूब्स यूज करते हैं। सिलेंडर के एसटीएम स्पेसिफिकेशंस 4C470 के तहत जो सिलेंडर्स के डायमेंशंस हैं वो आप 100 बाय 200 मिलीमीटर्स और 150 बाय 300 मिलीमीटर्स के सिलेंडर्स ले सकते हैं। उसके बाद जो क्यूब्स हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड के तहत हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो 150 मिलीमीटर बाय 150 मिलीमीटर बाय 150 मिलीमीटर, इसके हम डायमेंशन लेते हैं। और क्यूब्स जो हैं उसके बाद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ने मॉडिफाई किया तो उसके डायमेंशंस आप 100 बाय 100 बाय 100 मिलीमीटर क्यूब के भी ले सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली इज अ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड ओवर एरिया, कि जो आप लोड है जिसके ऊपर आप मशीन के जरिए लोड अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्टिव एरिया, आप उसको डिवाइड कर देते हैं एरिया से तो आपको स्ट्रेस मिल जाती है, जिस स्ट्रेस को बेसिकली हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप लोड को दोनों डायरेक्शंस के अंदर, पैरेलल डायरेक्शंस के अंदर एक्चुअल सेंट्रॉइड पॉइंट जब सेम हो तो आप मेंबर को कंप्रेस करके जब फेल करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपैरेटिव स्ट्रेस और कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्यूब्स और सिलेंडर्स हैं उनको हम 3 लेयर्स के अंदर फिल करते हैं और ईच लेयर जो है वो 25 या 35 टाइम्स हम ब्लोज के ज़रिए से उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लोडिंग मशीन के अंदर किस तरह से अप्लाई करते हैं हम वो भी आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। जो हम क्यूब्स बनाते हैं उन क्यूब्स के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसकी जो साइड्स होती हैं वो प्लेन होती हैं, चारों तरफ से डायमेंशन सेम होते हैं, इस वजह से आपको कैपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको मशीन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो सिलेंडर्स हैं उनके सरफेस जो है वो अगर टॉप सरफेस प्रॉपर्ली फिनिश्ड नहीं है तो उस केस के अंदर या तो आप टॉप सरफेस की हल्की सी एक परत जो है वो ग्राइंडर के जरिए काट देते हैं प्लेन सरफेस अचीव करने के लिए, या आप एक
जो केपिंग प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग जिप्सम मॉर्टर और बाय यूजिंग जो आपका एक मटेरियल यूज होता है, दूसरा जिप्सम प्लास्टर है, सीमेंट की हल्की परत भी लगा सकते हैं, और दूसरा एक मटेरियल और भी यूज होता है जो अक्सर लैब्स के अंदर अवेलेबल होता है, उसको भी हम देख लेते हैं आगे। ये आपको डिफरेंट कैपिंग्स वगैरह नजर आ रही हैं कि जो सिलेंडर्स हैं उनकी कैपिंग्स वगैरह हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और कैपिंग के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो सल्फर भी यूज होता है, सल्फर की कैपिंग वगैरह भी बनाई जाती है कॉलम्स के अंदर कह रहे हैं, सिलेंडर्स के अंदर भी। Now we have a factors. What are the factors that affecting the compressive strength? Factors कौन से affect करते हैं? Number one is the stress distributions in the stress specimens, कि जो आपकी stress distributions हैं, कि जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्लाई करते हो, अगर आपका एक रिक्वायर्ड सरफेस एरिया के ऊपर आप स्ट्रेंथ अप्लाई करते हो तो स्ट्रेंथ आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेसेस होंगी, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर आएगी। अगर उसी सैंपल के मिड में कहीं आप एक छोटा सा स्टोन का पीस रख लो और लोड अप्लाई करो, तो लोड आपका वाया स्टोन एक पिन पॉइंट लोड जो है वो अप्लाई हो रहा होगा, तो स्ट्रेंथ आपकी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लेंथ टू डेप्थ रेशियो, कि आपका जो सिलेंडर है L to D रेशियो, यानी सिलेंडर का जो डाया है और सिलेंडर की जो लेंथ है या हाइट है, इनका आपस में रेशियो जो है ये भी मैटर करता है कि सिलेंडर आप अगर लॉन्गर सिलेंडर बना लो, लेंथ वाइज बड़ा कर दो, तो स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद स्पेसिमेन ज्योमेट्री है, क्यूब्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, सिलेंडर्स की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। अगर आप कोई और एलिमेंट बनाते हो किसी और शेप का, तो ऑफकोर्स जो ज्योमेट्री है वो अफेक्ट करती है आपकी स्ट्रेंथ को। उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग है, मशीन के अंदर जब हम यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करते हैं तो एक रेट ऑफ लोडिंग हमें स्पेसिफाई कराया गया है कोर्स की तरफ से, जो कि जिसके हम 3.5 भी रखते हैं, 2.54 भी रखते हैं। तो अदरवाइज अगर आप रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज कर दोगे तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा शो हो रही होगी, लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं है। तो हमने रेट ऑफ स्ट्रेंथ या रेट ऑफ लोडिंग भी हमने कंसीडर करना है एज पर स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट है, सरफेस के ऊपर अगर पानी प्रेजेंट है, मॉइस्ट आप जल्दी से क्विकली पानी से सैंपल को निकालते हो और मशीन के अंदर लगाते हो, तो स्ट्रेंथ आपकी कम आएगी। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। अगर आपका एक हॉट टेम्परेचर चल रहा है या ओवन के अंदर आप सैंपल को रखते हो और वहां से निकाल के अचानक से जल्दी से आप टेस्ट करते हो, तो वहां पे भी स्ट्रेंथ आपकी अफेक्ट हो रही होती है। उसके बाद ये हमारे पास सैंपल्स हैं जो कि जब मशीन के अंदर हम टेस्ट करते हैं तो क्यूब्स हमारे किस तरह से फेल होते हैं। नंबर वन जो आपको नजर आ रहा है, जैसे आपने लोड अप्लाई किया, ए पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि सम सिलेंडर्स हमारे इस तरह से फेल होते हैं और सम सिलेंडर्स आपको बी में भी नजर आ रही है पिक्चर के अंदर। सो द टिपिकल फेल्यूर मोड्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ क्यूब्स, वी हैव नॉन एक्सप्लोसिव फेल्यूर्स एंड एक्सप्लोसिव फेल्यूर्स। ये दो किस्म के फेल्यूर अपीयर होते हैं जब आप क्यूब्स को टेस्ट करते हैं। इसी तरह से जब हम सिलेंडर्स को फेल करते हैं, हमारे पास तीन टाइप्स के फेल्यूर अपीयर होते हैं। स्प्लिटिंग फेल्यूर है जो कि आप ए पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, शेयर फेल्यूर जो कि आपको बी पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास स्प्लिटिंग एंड शेयर का कंबाइन है जो कि आपको सी पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है। अब पहले पिक्चर के अंदर हमने देखा कि जैसे हम लोडिंग अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से हमारे पास फेल्यूर ज्योमेट्री ऑफ टाइप या उस हिसाब से फेल्यूर अपीयर होते हैं मेंबर के अंदर। देन वी हैव इफेक्ट ऑफ L to D रेशियो। The standard cylinder has a length to diameter ratio of 2, यानी कि आपके पास जो डायमीटर था वो 150 मिलीमीटर है और लेंथ आपके पास 300 मिलीमीटर है, तो ओवरऑल रेशियो L to D आपके पास आ जाता है 2। So if L to D ratio is other than 2, a correction factor must be applied to count for the restraining effect of the platins discussed earlier, कि आपका अगर L to D रेशियो ज्यादा हो जाता है तो उस केस के अंदर आप अपने स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को, फैक्टर्स को कंसीडर करोगे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए। ये हमारे पास L to D रेशियो फैक्टर्स हैं। अगर आप यहाँ देखें कि L to D रेशियो अगर हमारे पास जो 2 है तो उस केस के अंदर हमारा जो फैक्टर काउंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ वो 1 यानी कि 100% स्ट्रेंथ कंसीडर हो रही होती है। अगर आपका फैक्टर जो है वो 2 से कम है तो उस केस के अंदर आपका जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो इंक्रीज हो जाता है 1 से, यानी 1.8 टाइम्स चला जाता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। अगर आपका ये L to D रेशियो ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 4, तो आप वैल्यू को सब्सिक्वेंटली इस ग्राफ को, चार्ट को फॉलो करते हुए आप रिड्यूस कंसीडर करते हैं जो कि 1 से कम होती है। So now we have a specimen geometry, as we have already discussed कि specimen geometry अगर आप चेंज कर देते हो तो आपकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से वेरी कर रही होती है। Different geometries for a concrete specimen can be used, आप प्रिज्म भी यूज कर सकते हो, क्यूब्स भी, सिलेंडर्स भी। As stated before,
cube are more confined by the platines, thus have higher strength than cylinders made of the same concrete. Of course cube की जो है वो strength ज़्यादा होती है, वो dimensions में थिनर होते हैं, कन्फाइंड होते हैं प्रॉपरली, इस वजह से आपकी क्यूब्स की सिलेंडर से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. सो इट कैन बी फाउंड आउट एज क्यूबिकल स्ट्रेंथ विल बी अराउंड 1.25 टाइम्स सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ. एज स्पेसिमेन साइज इंक्रीजेज स्ट्रेंथ डिक्रीजेज. अगर आप स्पेसिमेन की साइज बढ़ा देते हैं तो स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है. उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ लोडिंग है. जैसे मैंने बताया कि रेट ऑफ लोडिंग अगर आप बढ़ा देते हो तो स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा आती है, जो कि एक्चुअल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है. उसके बाद इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक आप यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करें किसी भी मेंबर के अंदर और एक सिग्निफिकेंट स्पीड के साथ अप्लाई करें. यानी एक गाड़ी है, अगर आप दो कारें जो है उनका आपस में एक्सीडेंट होता है, तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो कोलिजन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कोलिजन जनरेट होता है. अगर स्पीड थोड़ी सी कम थी या बहुत कम होती है तो उस केस के अंदर भी जस्ट गाड़ी के थोड़े से जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसी तरह से हमारे पास रेट ऑफ लोडिंग अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा आएगी, लेकिन वो एक्चुअल स्ट्रेंथ से कम होती है. उसके बाद है मॉइस्चर कंडीशंस. मॉइस्चर कंडीशन के अंदर जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग रिक्वायर्ड एसएसडी कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस. कोड्स ये कहते हैं कि अगर आपका सैंपल जो है वो उस वक्त आपने क्यूरिंग से निकाला है, उसी वक्त आप अगर स्ट्रेंथ चेक करते हो तो स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती हैं. उसके बाद टेम्परेचर है. अगर आप एक सैंपल को जिस तरह से क्यूरिंग से निकालते हो, ताज़ा सैंपल है उसको टेस्ट करते हैं, इसी तरह से अगर आप ओवन में रख देते हैं फॉर सर्टेन आवर्स, उसके बाद अगर आप स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेंथ आपकी कम आती है. तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स थे किस तरह से स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ है. जैसे आप मेंबर को कंप्रेस कर रहे हो, यहाँ पे हम पुल कर रहे हैं मेंबर को दोनों साइड से. अगर हम कंक्रीट के स्पेसिमेन को पुल करते हैं तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल के अंदर वैल्यूज आती हैं. डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, नो स्टैंडर्ड टेस्ट इज अवेलेबल फॉर द डायरेक्ट टेंशन. के कंक्रीट का स्पेसिमेन अगर आप स्टील की तरह डायरेक्टली पुल करते हो तो वहां पे स्लिपेज की वजह से मेंबर आपका टिक नहीं पाता मशीन के अंदर, जिसकी वजह से डायरेक्ट टेंसाइल का टेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया था दुनिया ने. हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्टिंग है. इनडायरेक्ट टेंसाइल टेस्टिंग वो किस तरह से हम करते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल हम फॉलो करते हैं कंक्रीट के अंदर. कि कंक्रीट का स्पेसिमेन अगर आप डायरेक्टली रखो और लोड अप्लाई करो तो उसकी साइड्स के अंदर टेंशन जनरेट होती है. इसी वजह से हम मेंबर को उल्टा या साइड पे करके रखते हैं ताकि जो हमारी स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल के अंदर हम अज्यूम करें, जिसको हम इनडायरेक्ट टेंसाइल मेथड कहते हैं, जिसके अंदर आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल मेथड कंसीडर होता है. So the tensile strength of concrete is approximately equal to 10% of its compressive strength. ये 10% होती है compressive strength की. हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको नजर आ जाएगा. So splitting tensile itself, its name can describe the thing कि splitting tensile यानी कि आपने मेंबर को टेंसाइल स्ट्रेसेस फेस कराने हैं तब तक जब तक वो स्प्लिट हो जाए दो पार्ट्स के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर के अंदर राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर आप देख सकते हैं कि हमने स्पेसिमेन को किस तरह से मशीन के अंदर रखा है. उसके बाद हम लोडिंग अप्लाई करते हैं तो मेंबर जो है वो टिल्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों के अंदर. उस वक्त हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कराती है, जिसको आप फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 2p/π/LD यानी कि 2 इंटू लोड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द मटेरियल, जो कि आपका पाई डी इंटू एल या आपका पेरीमीटर होता है ओवरऑल मटेरियल का. तो ये हमारे पास जो है हम कंसीडर करते हैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ. इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं लैब्स के अंदर. So then we have a third important test is the flexural strength. Flexural strength के लिए ये हमारे पास कंक्रीट की flexural strength है, बीम का flexural behavior की बात नहीं हो रही. इसको हम stress F से represent कराते हैं. The test is useful since most concrete members is loaded in bending rather than in the axial tension. कंक्रीट आपका नॉर्मली बेंडिंग को फेस कर रहा है, कंप्रेशन को फेस कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस नहीं करता. Thus it represents the concrete property of interest as a flexural strength can be calculated as stress is equals to mc/I. यानी कि मोमेंट विद सेंट्रोइडल रिस्पांस या सेंट्रोइडल स्पेसिंग जो डिस्टेंस होता है मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास आ जाती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए हम प्रिज्म्स वगैरह यूज करते हैं जिसका डायमीटर या जिसके डायमेंशंस होती हैं 100 मिलीमीटर बाय 100 मिलीमीटर बाय 500 मिलीमीटर. 100 मिलीमीटर उसका क्रॉस सेक्शन होता है और 500 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है. एक छोटा सा बीम बनाया जाता है जिसके अंदर कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं होती और उस छोटे से बीम से हम कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चेक करते हैं.
ये आपको मशीन का सेटअप नजर आ रहा है कि जो हम स्पेसिमेन बनाते हैं 100 बाय 100 बाय 500 का, उसको 2 पॉइंट लोडिंग के अंदर मशीन में टेस्ट किया जाता है या 1 पॉइंट लोडिंग से हम टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर मेंबर जो है वो सेंटर से टूट जाता है दो हिस्सों के अंदर, जिससे हमारे पास एक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आ जाती है मटेरियल की। ये हमारे पास स्पैन्स जो स्पैन्स हैं या आपके जो डिस्टेंसेज हैं, लोड आपका सेंटर के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। दो यूनिफॉर्मली स्पेसिंग के अंदर सेंट्रॉइडल जोन के अंदर 2 पॉइंट लोड हम अप्लाई करते हैं, और जो आपके कॉर्नर के ऊपर 2 सपोर्ट्स होती हैं, इनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, ये आप लैब के टेस्टिंग के दौरान परफॉर्म करोगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये आपको मोड्स नजर आ रहे हैं जो 100 बाय 100 बाय 500 के हैं। उसके बाद मशीन के अंदर असेंबली भी नजर आ रही है, किस तरह से हम बीम को प्लेस करते हैं, छोटे से बीम को मशीन के अंदर। उसके बाद लोडिंग जब अप्लाई करते हैं तो किस तरह से मेंबर फेल होता है, वो भी इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। So flexural strength test is mostly used for quality control of highways and airport runways. Airport and highways वगैरह जहाँ पे आप rigid pavements वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे flexural strength बहुत ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंट रखती है। हम उसको टेस्ट करते हैं। It gives more useful information than do compression test. Compression test से ज़्यादा ये हमें फ्लैक्चुअल परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि जब आप रिजिड पेमेंट्स बनाते हो विदाउट रिइंफोर्समेंट, आपने बड़े बड़े स्लैब्स लगाए हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास जब कोई प्लेन उतरता है या हैवी ट्रक्स वगैरह वहां से मूव करते हैं, तो सेंट्रॉइडल जोन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोड अप्लाई हो रहा होता है, 2 पॉइंट लोड्स अप्लाई हो रहे होते हैं। तो उस केस में आपका मेंबर जो है वो सेंटर से बकल कर सकता है, टूट सकता है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अफेक्टेड बाय स्पेसिमेन साइज एंड स्ट्रेंथ। अगर स्पेसिमेन साइज आपकी बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर है, अगर जैसे हमने कंप्रेशन स्ट्रेंथ के अंदर बात की कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो आपकी कंप्रेशन जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे पिछली स्लाइड्स के अंदर कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो 10% वैल्यू है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू इट्स स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि हमारे पास ऑलरेडी कोर्स ने स्पेसिफाई करा दिया। So if we discuss about strength of concrete, what is the strength of concrete? Strength basically is an ability of material to resist stress without failure. कि strength basically उस material की ability है कि वो कितने stresses bear कर सकता है फेल होने से पहले। So concrete strength made of strength of paste or mortar, strength of coarse aggregate, पेस्ट मोटर इंटरफेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये आपके पास इंटरफेसेस आ जाते हैं, 3 इंटरफेसेस हैं, एक आपका पेस्ट है और मोटर है, पेस्ट है और फाइन एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन है। दूसरा आपका कोर्स एग्रीगेट की ज्वाइंट है आपके फाइन एग्रीगेट के साथ, या इंटरफेशन जो पेस्ट है आपका और कोर्स एग्रीगेट का आपस में ज्वाइंट रिलेशनशिप कितना है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट इटसेल्फ कितना पावरफुल है। तो ये तीनों चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को। यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आपको पेस्ट भी नजर आ रही है, कोर्स एग्रीगेट और उसके सराउंडिंग में जो पेस्ट है ITZ जोन जो हम कहलाता है वो भी हमें नजर आ रहा है। सो क्रैक्स एट द बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट रिबर एंड पेस्ट कैन बी सीन हेयर इन द एरोज के आपके जो रिइंफोर्समेंट्स हैं उसके सराउंडिंग में बॉन्ड किस तरह से डेवलप हुआ, कोर्स एग्रीगेट के सराउंडिंग में डेवलप किस तरह से हुआ, और फाइन एग्रीगेट के सराउंडिंग में सीमेंट पार्टिकल्स ने किस तरह से बिहेव किया, जिसको हम ITZ जोन कहते हैं कि कोर्स एग्रीगेट और आपका जो पेस्ट है उसके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से बनी है। तो ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। So after that we have factors. What are the factors that are affecting the strength of concrete? Number one is the water cement ratio, as we have already discussed in our previous sessions कि water cement ratio अगर आप increase कर देते हैं तो आपकी overall strength जो है वो reduce हो जाएगी। यानी कि पानी का अमाउंट जितना आप ज्यादा ऐड करते हो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही रिड्यूस हो जाती है। सिंस द वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल्स द पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट, इट कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ एज वेल। वाटर सीमेंट रेशियो विल बी हायर, स्ट्रेंथ विल बी लोअर। उसके बाद हमारे पास है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के कंक्रीट जितना अच्छा कॉम्पैक्टेड होगा उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। जितने पोरस वॉइड्स कम होंगे कंक्रीट के अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर आएगी हमारे मटेरियल की। ये पिक्चर हमें बेसिकली एक रिलेशनशिप डेवलप कराता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो का रिलेशनशिप है कि आप देख सकते हैं कि जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो हमारी हायर होती है। तो ये हमें एक ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि पानी जितना आप ज्यादा ऐड करते हैं वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो हमारी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है।
थर्ड फैक्टर इज द क्यूरिंग टाइम। अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग टाइम प्रोवाइड करते हो, ऑफ कोर्स आपकी कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ उतनी ही बेहतर अचीव करता है। उसके बाद सीमेंट है, जितना आप सीमेंट का अमाउंट ज्यादा ऐड करते हो उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। इफेक्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ऑन कंक्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड होता है और फाइननेस ऑफ द सीमेंट के ऊपर भी डिपेंड है एंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि जितना आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे स्ट्रेंथ कंक्रीट की अच्छी आएगी, जितना मटेरियल को फाइनर करोगे उतनी ही स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर आप अपनी जिस तरह से डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एग्रीगेट का टेक्सचर एंड शेप। एग्रीगेट सरफेस टेक्सचर अगर पोरस है तो आपकी स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो बेहतर अचीव करता है, क्योंकि पोरस टेक्सचर्ड एग्रीगेट प्रॉपर बॉन्ड बनाता है सीमेंट पेस्ट के साथ। अगर आपका शेप जो है वो अच्छा है, एग्रीगेट का राउंडेड शेप है, स्मूदर नहीं है, सरफेस पोरोसिटी भी अवेलेबल है, तो आपका कंक्रीट जो है वो बेहतर स्ट्रेंथ शो कराता है बनिस्बत आपके जो स्मूदर पार्टिकल्स हैं या ग्लासी सरफेसेस हैं उनसे, या आपके लेंथ वाइज एग्रीगेट जो है वो फ्लेकी हैं या एलोंगेटेड हैं उन एग्रीगेट्स के कंपैरिजन में। So now we have a second important parameter is the maximum aggregate size. How the maximum aggregate size will affect the strength of concrete. अगर आप maximum size aggregate की बढ़ा देते हैं, so it will reduce the specific surface area. Area of surface area जो है वो reduce हो जाता है, क्योंकि अगर जितने आपके फाइनर पार्टिकल ज्यादा है, एग्रीगेट की साइज कम है, तो ज्यादा एग्रीगेट आते हैं उसी सरफेस के अंदर और प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं। So less bond strength एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स विल बी रिड्यूस। अगर आपका एक बड़ा पत्थर है तो उसके सरफेस का जो टेक्सचर है वो बेसिकली आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड पैरामीटर इज अगर एग्रीगेट की साइज हम बढ़ा देते हैं, more restraint on volume changes in the paste inducing additional stresses in the paste and strength will be reduced। के volumetric changes जो हैं, पेस्ट आपकी कम से कम यूज होती है अगर एग्रीगेट की साइज बढ़ा देते हो, तो उस केस के अंदर जो आपके वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं सीमेंट पेस्ट के अंदर वो अपीयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। थर्ड इज द वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट आप ऑफ कोर्स रिड्यूस कर देते हो, अगर आप एग्रीगेट का साइज बढ़ा देते हो, वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अगेन बेहतर आती है। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट की स्ट्रेंथ है, ऑफ कोर्स अगर अच्छा एग्रीगेट है तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट बेहतर शो कराता है। अगर एग्रीगेट पोरस है, जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पाता या नहीं है उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ, तो ऑफ कोर्स आपकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो भी अफेक्ट होती है। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको एक पूरा सैंपल जो है वो एक मोल्ड के अंदर नजर आ रहा है, एक फ्रेम के अंदर, और वो फ्रेम जो है स्ट्रेन गेज के साथ कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं कि कंक्रीट के ऊपर एक लोड अप्लाई करते हैं और एक सर्टेन लोड जो है अप्लाई करने के बाद हम थोड़ी देर मशीन को स्टॉप कर देते हैं ताकि जो स्ट्रेसेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। फर्स्ट जो 10% लोड हम अप्लाई करते हैं मेंबर के अंदर ताकि जो हमारी स्ट्रेसेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, उसके बाद हम एक सर्टेन लेवल तक लोड को अप्लाई करते हैं, फिर जो है वो स्ट्रेसेस को रिमूव कर देते हैं। तो कंबाइन एक स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेसेस अप्लाई हुई और मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशंस कितनी आई वो ये हमें गेज वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और उस वैल्यूज से हम कंपैरिजन एक ग्राफ बनाते हैं कि स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का आपस में कंपैरिजन किस तरह से डेवलप हो रहा है। और वो चार्ट आपको या जो ग्राफ है वो आपको अगली स्लाइड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी अचीव करते हैं। मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी जितना स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट होता है उतनी ही कंक्रीट की मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी बेहतर होती है, यानी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो टाइप ऑफ एग्रीगेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और लाइट वेट कंक्रीट और नॉर्मल वेट कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर आ रही होती हैं। लाइट वेट कंक्रीट जो है वो ज़्यादा यूजफुल मटेरियल माना जाता है दुनिया के अंदर कि अगर हम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं लाइट वेट कंक्रीट का तो वो बेहतर रिप्लेसमेंट है नॉर्मल वेट कंक्रीट के, क्योंकि उसकी जो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी बिहेवियर है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, वो हायर स्ट्रेंथ्स के ऊपर अचीव होते हैं बनिस्बत आपके नॉर्मल वेट कंक्रीट के। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप या स्ट्रेस स्ट्रेन कंपैरिजन है जो कि आप देख सकते हैं दोनों टाइप्स ऑफ कंक्रीट्स के लिए। अब जो मेजर टेस्टिंग हमने पढ़ी
अभी तक जो हमने टेस्टिंग डिस्कस की, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये तमाम टेस्टिंग्स हैं जिनको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि स्पेसिमेंस को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, जिससे हम कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि अगर हम किसी सैंपल को फेल करे बजाय, फेल करने के अलावा ऐसे ही रियल सैंपल के ऊपर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करें जिससे हमें स्ट्रेंथ वगैरह आइडेंटिफाई हो, तो उनको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कंसीडर करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एनडीटी कैन बी यूज्ड टू evaluate the relative strength and other properties of hardened concrete. The most widely used method are rebound hammer, जिसको हम शिमिट हैमर भी कहते हैं, probe penetration है, pull out test है, and a variety of tests based on stress, wave propagations भी होती हैं, उसके अंदर ultra pulse velocity test वगैरह भी आ जाती हैं। अदर टेक्निक्स हैं जिस तरह से एक्सरेज हैं, गामा रेडियोग्राफी है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर गेजेस हैं, मैग्नेटिक कवर मीटर्स हैं, एडी करंट्स हैं, माइक्रोवेव अब्जॉर्प्शंस हैं, उसके बाद अकॉस्टिक इमिशंस हैं। तो ये सेवरल मेथड्स हैं जिनको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कहते हैं, कि ओरिजिनली मटेरियल हमारा फेल नहीं होता, उस मटेरियल के ऊपर हम कोई ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं जिससे हमें उस मटेरियल की रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह मिल जाती है। तो इन मेथड्स को हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कंसीडर करते हैं। ये आपके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के सजेस्टेड मेथड्स हैं, कि अगर आपको इन प्लेस स्ट्रेंथ चाहिए तो प्राइमरली आप पुल आउट टेस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद रिबाउंड हैमर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं, अपने पास अगर जनरल क्वालिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, तो प्रोपेनिटेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थिकनेसेस वगैरह चेक करने हैं तो अल्ट्रासोनिक इकोज वगैरह, अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट भी है, डायनामिक मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी के लिए पल्स वेलोसिटी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, डेंसिटी के लिए गामा रेडियोमेट्री वगैरह है, रिइंफोर्समेंट लोकेशंस के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग्स हैं। तो जो पर्पस है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड्स वगैरह भी अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो सबसे सक्सेसफुल मेथड पूरी दुनिया के अंदर यूज होते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, उसमें सबसे पहला मेथड है शिमिट हैमर और रिबाउंड हैमर। ASTM C805 के तहत ये एक शिमिट हैमर जो मेथड है ये डिजाइन किया गया है, जो कि एसेंशियली सरफेस हार्डनेस टेस्टर है दैट प्रोवाइड्स अ क्विक सिंपल मींस ऑफ चेकिंग कंक्रीट यूनिफॉर्मिटी. It measures the rebound of a strip of a spring-loaded mass after it has struck a steel rod in contact with a smooth concrete surface. The rebound number readings gives an indication of the relative compressive strength and elastic modulus of the concrete. ये बेसिकली एक हैमर है जिसके अंदर एक फ्लेंज या स्प्रिंग लाइक रॉड बाहर निकली हुई होती है। इस रॉड को जो है वो हम जर्क के साथ दीवार के अंदर लगाते हैं, तो जैसे ही हमें एक डिफरेंट नंबर जो है वो रीडिंग वगैरह मिलती है, उससे हम फिर रेलेवेंट ग्राफ वगैरह से स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ये आपको रिबाउंडिंग की रीडिंग वगैरह और उसका ग्राफ कंपैरिजन वगैरह भी नजर आ रहे हैं। ये ग्राफ रिबाउंड हैमर के सरफेस के ऊपर भी ऑलरेडी बने हुए होते हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। शिमिट हैमर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड इज प्रोब पेनिट्रेशन। प्रोब पेनिट्रेशन का मेथोडोलॉजी आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर हम एक रॉड को प्रोब करते हैं किसी भी मेंबर के अंदर, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिक्वायर्ड क्या हो सकती हैं। ASTM C803 is called a Windsor probe test. The Windsor probe, like a rebound hammer, is basically a hardness tester that provides a quick means of determining the relative strength of concrete. The equipment consists of a powdered actuated gun. ये गन की तरह है जिससे हम एक रॉड को प्रोब करते हैं दीवार के अंदर, जिससे जितनी डेप्थ पेनिट्रेट होती है दीवार के अंदर, उससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जो मटेरियल है उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। उसके बाद हमारे पास है पुल आउट टेस्ट। ASTM C900 involves casting an enlarged end of a steel inserted in the concrete to be tested and then measuring the force required to pull it out. इसमें हम क्या करते हैं कि कंक्रीट बनाते वक्त या कंक्रीट के बाद में हम एक रॉड को इंसर्ट कर देते हैं किसी मेंबर के अंदर, कंक्रीट के अंदर, और बाद में हम उसको पुल आउट करते हैं, जिसके ज़रिए से जो हमें टेंसाइल लोड रिक्वायर्ड होता है, वहाँ से जो पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, उससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है, या टेस्टिंग से ज़रिए से हमें पता चलता है कि इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है।
उसके बाद हमारे पास है पुल आउट स्ट्रेंथ हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द रिलेशनशिप इज अफेक्टेड लिटिल बाय द फैक्टर्स सच एज वाटर सीमेंट रेशियो एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज। ऑफ कोर्स अगर आप डिफरेंट मटेरियल यूज करते हो तो आपका जो पुल आउट टेस्ट है वो बिहेवियर जो है वो वेरी कर जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पुल आउट टेस्ट के अंदर हम सैंपल्स को पुल कर रहे होते हैं किसी भी इमर्स सैंपल के अंदर से, यानी कि आपका कोई भी स्पेसिमेन बना हुआ है वहां पे आप ड्रिल करते हो और स्पेसिमेन को पुल आउट करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो आपका ऑफ कोर्स जो है वो हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी या हायर पुलिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी, जिससे हमें अंदाजा होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस मटेरियल की ज्यादा है। अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देते हो तो ऑफ कोर्स हायर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है, जिससे भी हमें एक अंदाजा मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास एक कम्युलेटिव जो है वो समरी ग्राफ्स वगैरह हैं, जिसके अंदर पुल आउट लोड वर्सेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के जो है वो सिलेंडर्स और क्यूब्स के डिफरेंट ग्राफ्स और कोरिलेशंस आपको गिवन है। ये कंप्लीट पुल आउट टेस्ट की परफॉर्मेंस का जो तरीका है आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट सैंपल्स हमने डिफरेंट जो है वो एक चार्ट बनाते हैं, लाइक जो है ग्रिड लाइंस हम बनाते हैं किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर, उनके सेंटर के अंदर से हम डिफरेंट सैंपल्स ले रहे होते हैं और डिफरेंट सैंपल्स का हम कम्युलेटिव एवरेज वैल्यू एक चूज करते हैं। सो पुल आउट टेस्ट इज performed in accordance with ASTM C1583 can be used to evaluate the strength of the concrete surface before applying a repair material एंड फॉर एवेल्युएटिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन ओवरले बॉन्डेड कंक्रीट, कि कोई भी कंक्रीट है उसकी आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अचीव कर सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अचीव कर सकते हो बाय टेकिंग वेरियस सैंपल्स, और उन सैंपल्स से हमें कम्युलेटिव वैल्यू वगैरह मिल रही होती है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी चीजें मिली हुई हैं, एक पूरा कंप्लीट जो है वो मेटालिक डिस्क नजर आ रही है, इज बॉन्डेड टू द सरफेस using the fast setting adhesive. A partial depth core is drilled to the specified length depth and disc is pulled off by applying डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमने पहले जो सरफेस था उस सरफेस के ऊपर हम कोई मटेरियल जो एडेसिव वगैरह चिपका देते हैं, फिर उसके सराउंडिंग में जो है हम एक ड्रिल कर देते हैं, होल कर देते हैं जिस तरह से, और उस ड्रिलिंग से जब सराउंडिंग में हमने होल किया उसके बाद जो हमने चिपकाया था मटेरियल जो हमारे कंक्रीट सरफेस के ऊपर, उससे हम मटेरियल को पुल कर रहे होते हैं और हमें एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ वगैरह मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट, जिसको हम यूपीवी टेस्ट कहते हैं। यूपीवी टेस्ट के अंदर हमारे पास जो स्पेसिमेन यूज होता है वो यूपीवी का एक कंप्लीट मैकेनिज्म बना हुआ होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास दो जो है ट्रांसमीटर्स होते हैं, एक को रिसीवर कहा जाता है, दूसरे को ट्रांसमीटर कहा जाता है। तो ये तीन सरफेसेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एग्जैक्टली इन द सेम लाइन, अपोजिट लाइन, जिसके अंदर से वेव्स आपकी इमर्स हो रही होती हैं, दूसरा बाय यूजिंग साइड्स, एंड तीसरा जो है वो पैरेलल यूज, यानी कि आप एक तरफ से रिसीवर जो है वो रिसीव करता है वेव्स को और ट्रांसमीटर जो है वो इमिट करता है डिफरेंट अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी वेव्स, जो कि आपका रिसीवर जब रिसीव करता है तो एक टाइम रिकॉर्ड होता है कि कितने टाइम के अंदर तमाम वेव्स वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रही हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो डिवाइस है, ये आपको नेट पे इसकी डिवाइसेस वगैरह तस्वीरें मिल जाएंगी और प्रोसीजर भी मिल जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप मटेरियल होता है, जिससे हम इस इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के बाद हम जब रिसीवर के जरिए से या ट्रांसमीटर के जरिए से वेव्स इमिट करते हैं दोनों कंक्रीट के सरफेसेस के सराउंडिंग में, हमने जो है वो मशीन या डिवाइसेस हमने अटैच कर देने होते हैं पकड़ के। उसके बाद हम मशीन को ऑन करते हैं तो मशीन हमारे जो एक ट्रांसमीटर है वो वेव को इमिट करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो यहाँ से आपको डिफरेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट एक वैल्यूज मिलती हैं, जिससे बाद में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो इनटू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस वेव्स एंड वाइब्रेशन टेस्ट के अंदर मजीद हमारे पास जो है ASTM C597 के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके अंदर पल्स वेलोसिटी आ जाती है, जो कि मैयर करता है टाइम ट्रेवल बिटवीन द ट्रांसड्यूसर्स, जो कि आपका एक ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर है। उसके बाद वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रेस, प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही स्ट्रेसेस। उसके बाद हमारे पास ASTM C215 जो है फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि यूज होती हैं डायनामिक मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद ASTM D4580 जो कि चेन ड्रैग कहलाता है, जो कि आपका डिलेमिनेशंस को जो है वो डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे कोई भी डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद ASTM C1383 जो है इम्पैक्ट इको मेथड है, जो कि बेसिकली यूज होता है टू मेजर द थिकनेस ऑफ प्लेट लाइक एलिमेंट्स, जो कि थिनर एलिमेंट्स हैं उनकी थिकनेसेस वगैरह को रिकॉर्ड करता है।
उसके बाद हमारे पास मेथड आ जाता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये बेसिकली ASTM D4748 और ASTM 6087 के रूल्स के तहत चलता है, जिसके अंदर हम डिलामिनेशंस वगैरह या मल्टी लेयर पेवमेंट्स वगैरह रोड्स वगैरह के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ये जिस तरह से सोनार होती है मैरीन्स वगैरह के अंदर या सब मैरीन्स में यूज़ होती है, इसी तरह से ये डिफरेंट वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के तहत जो है वो वेव्स इमिट करता है, जो कि फिर बाद में जो है ट्रांसमिट होती हैं और डिफरेंट जो है वो लेयर्स के जरिए आपको पता चल रहा होता है कि कौन कौन से मटेरियल्स नीचे जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास थे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी कंक्रीट की, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मोस्ट कॉमन मेथड्स हमने डिस्कस किए। अब हम आते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री के अंदर। प्रीकास्ट कंक्रीट बेसिकल इंडस्ट्री क्या होती है, ब्लॉक्स वगैरह क्या होते हैं, इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। So first of all we have what is precast concrete. Precast concrete basically हम उस टाइप ऑफ कंक्रीट उसको कहते हैं, या प्रीकास्ट कंक्रीट उन मेंबर्स को कहते हैं जो कि आप एक लोकेशन के ऊपर बनाते हैं और उसकी जो रियल लोकेशन है वो दूसरी जगह होती है जहाँ पे आप शिफ्ट करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स बनाए जाएं जो कि फिर बाद में आप उनको शिफ्ट करके जो रियल लोकेशन है उसके अंदर वहां जाके आप सेट कर देते हैं। उनकी कास्टिंग और उनकी क्यूरिंग वगैरह एक लोकेशन पे होती है और शिफ्टिंग के बाद जो फिक्स किए जाते हैं वो दूसरी लोकेशन के ऊपर फिक्स होता है। So precast concrete means a concrete member that is cast and cured at a location other than its finally designated location. So उसके बाद हमारे पास reinforced concrete है। reinforced concrete जो है वो अभी 100 साल पुराना इन्वेंशन है, जो कि तकरीबन 1848 के अंदर इन्वेंट किया गया था। फर्स्टली उसको यूज़ किया गया, फिर 1868 के अंदर फ्रेंच गार्डनर ने जो है इसके टब्स वगैरह बनाए। उन टब्स को फिर बाद में उन्होंने पेटेंटाइज किया और बीम्स वगैरह बनाए। तो ये रीइंफोर्स कंक्रीट जो है फिलहाल न्यू इन्वेंशन है, 100 ईयर्स ऑलमोस्ट हुए हैं। प्रीकास्ट उससे भी न्यू इन्वेंशन है, इसको मजीद हम आगे डिटेल में देखते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं और वो एलिमेंट्स आपके शिफ्ट किए जाते हैं बाद में अदर लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते हो। इसके सेवरल एडवांटेजेस हैं। ये रैपिड कंस्ट्रक्शन है, जल्दी आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म होती है। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, आप अच्छे तरीके से इनको बैलेंस्ड मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटायर बिल्डिंग कैन बी ऑफ प्रीकास्ट वाल्स, फ्लोर्स एंड बीम्स। आप प्रीकास्ट एलिमेंट्स की पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं, तमाम एलिमेंट्स। रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑन साइट होती है। उसके बाद हाई क्वालिटी बिकॉज ऑफ द कंट्रोल्ड कंडीशंस इन द फैक्ट्री। प्री स्ट्रेसिंग इज इजीली डन व्हिच कैन रिड्यूस द साइज एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स आल्सो। जो कि हमारे पास कंट्रोल्ड एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग सेटअप भी आप अच्छा सा लगा सकते हैं, जिससे ओवरऑल जो आपकी क्वालिटी है मटेरियल्स की और स्ट्रक्चरल मेंबर्स की वो भी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद एडवांटेजेस में हमारे पास एस्थेटिक आ जाता है, उसकी वर्सटाइलिटी है कि एस्थेटिक जो अपीयरेंस है, फिजिकल लुक है, वो भी अच्छा होता है। जिस तरह से आप चाहो बना सकते हो। ड्यूरेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी भी होती है, लो मेंटेनेंस है, इकोनॉमिकल भी पड़ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है प्री स्ट्रेसिंग या प्रीकास्ट इंडस्ट्री के कि बहुत ज़्यादा हैवी मेंबर्स होते हैं, उनको शिफ्ट करना एक जगह पे दूसरे जगह तक इजीली विद केयर शिफ्ट करना एक बड़ा मसला होता है कि क्रेन्स वगैरह आप यूज़ करते हो, हैवी ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स आपको चाहिए। कैम्बर इन बीम्स एंड स्लैब्स प्रोवाइड करना भी मुश्किल काम होता है। वेरी स्मॉल मार्जिन फॉर एरर जो है वो डेवलप होती है। यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, कम से कम प्रोवाइड करने हैं। कनेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं या डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्शंस आप जब दो मेंबर्स प्रीकास्टेड हैं वहाँ से आपने इंडस्ट्री से परचेज किए और रियल इंडस्ट्री में जब आप रियल साइट के ऊपर लगाते हैं तो दोनों मेंबर्स को एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। समवॉट लिमिटेड बिल्डिंग डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटीज भी एक इश्यूज होते हैं। उसके बाद पैनल साइज जो हैं वो भी लिमिटेड हैं कि डिफरेंट जो स्लैब्स हैं, कास्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आप स्लैब्स अपनी मर्जी से बनाते हैं, एलिमेंट्स अपनी मर्जी से स्पैन लेंथ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब हम फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं तो पैनल की साइजेस वगैरह जो है वो हमारे लिमिटेशंस के अंदर हमने रोल प्ले करना होता है। इसी तरह से हमारे पास जो रेगुलरली बिल्डिंग्स हैं उनसे इकोनॉमिकल चीज़ें भी पड़ जाती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल डिमांड रेगुलरली शेप्ड बिल्डिंग्स हैं। नीड फॉर द रिपीटेशन ऑफ फॉर्म्स विल अफेक्ट द बिल्डिंग डिज़ाइन आल्सो। जॉइंट्स बिटवीन पैनल्स एंड द एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड जो है वो जॉइंट्स पड़ जाते हैं, एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं। उसके बाद जो है स्किल्ड वर्कर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। क्रेन्स और लिफ्ट सिस्टम्स वगैरह भी आपको हाईली एक्सपेंसिव सिस्टम्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं।
So now we will discuss about the popular uses of precast concrete. प्रीकास्ट कंक्रीट के अंदर आप जो है वो डिफरेंट वॉल्स भी बना सकते हैं, कर्टन वॉल्स वगैरह, एज अ एक्सटीरियर जो है आप क्लैडिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वॉल्स भी बनाते हैं, एबिलिटी टू कास्ट प्रीकास्ट इन 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स फॉर द मैकेनिकल सिस्टम्स वगैरह भी आप डेवलप कर सकते हैं। ये आपको स्लैब्स के डिफरेंट पैनल्स नजर आ रहे हैं कि फ्लैट स्लैब्स हैं जिनकी थिकनेसेस जो है वो 4 इंच 6 इंच 8 इंच भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेंथ जो है वो 4 बाय 25 फीट तक आप स्पैन प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमारे पास पैनल्स हैं जो कि स्लैब्स के लिए बनते हैं। फिर इन रियल लाइफ जो है वो हम स्लैब्स के जो डिफरेंट पैनल्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं आपस में और स्ट्रक्चरल जॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो हॉलो कोर स्लैब्स हैं जो कि भी आप देख सकते हैं, अगेन 4 फीट बाय 40 फीट जो है वो लेंथ तक आप बना सकते हो और इनकी थिकनेसेस जो है वो 12 इंचेस तक भी होती हैं और ये अंदर से जो है वो हॉलोज होती हैं, जैसे आपके जो वैकेंट होते हैं बने हुए, इस तरह से उन्हें प्रोवाइड करना होता है और ये हम जो है रियल इंडस्ट्री के अंदर प्रीकास्ट के तौर पे बनाते हैं, फिर उनको रियल इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम्स हैं जो कि आप 12 बाय 16 इंचेस तक आप विड्थ प्रोवाइड कर सकते हो, लेंथ जो है वो आप टू 50 फीट तक हम बना सकते हैं, विड्थ जो है वो 24 इंचेस तक भी होती है, 16 इंचेस तक भी होती है। उसके बाद एल शेप बीम्स हैं, इन्वर्टेड टी बीम्स हैं, एल बीम्स हैं, तो ये भी हम बीम्स वगैरह भी डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं प्रीकास्ट एलिमेंट्स के तौर पे और रियल इंडस्ट्री में हम उनको अप्लाई करते हैं। ये आपको फैक्ट्री मेड जो है वो आई सेक्शंस नजर आ रहे हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं। ये आपके एल शेप्ड और टी शेप्ड या इन्वर्टेड टी शेप्स के जो है वो बीम्स वगैरह हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेप्थ वगैरह हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। टॉप फ्लैंज विड्थ जो है वो 1 फीट होती है, बॉटम फ्लैंज विड्थ जो है वो 2 फीट तक हम प्रोवाइड करते हैं, डेप्थ जो है वो हमारी वेरी कर रही होती है। ये हमारे पास डबल टी बीम्स हैं। डबल टी बीम्स वगैरह किस तरह से बनाते हैं, स्पैन लेंथ जिनकी 100 फीट तक भी होती है, टिपिकल विड्थ हम 8 फीट तक प्रोवाइड करते हैं, थिकनेसेस जो है वो 12 इंच 12 इंच या 24 इंच की डेप्थ वगैरह भी होती हैं और थिकनेसेस अगेन हमारी वेरी कर रही होती हैं और टॉपिंग जो है स्लैब की जो ओवरऑल थिकनेस है ऊपर वो अलग होती है और टॉपिंग ऑफ कंक्रीट कवर या कंक्रीट टॉपिंग जो है वो हम सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। सो सिमिलर टू डबल टी बीम वी हैव अ सिंगल टी बीम जो कि आप 120 फीट लेंथ तक बना सकते हो। कॉम्बिनेशन है बीम और स्लैब का, इसके अंदर भी टॉपिंग जो है वो वेरी कर रही होती है और डेप्थ जो है वो भी हमारे पास वेरी कर रही होती हैं। थिकनेसेस ऑफ द बॉटम वेब और टॉप फ्लैंज जो है वो वेरी कर रही होती हैं, जैसे बोर्ड्स वगैरह की डिटेल्स डायमेंशंस वगैरह आपको नजर ऑलरेडी गिवन है। तो जिस तरह से बीम्स और अदर एलिमेंट्स बनाए जाते हैं इसी तरह से वॉल पैनल्स भी बनाए जाते हैं प्रीकास्ट के अंदर। वॉल पैनल्स अवेलेबल इन स्टैंडर्ड 8 फीट विड्थ, जिसकी 8 फीट जो है वो स्टैंडर्ड विड्थ होती है। हाइट जो है वो अगेन डिपेंडेंट होती है और हाइट जो है वो आप उसको वेरी भी कर सकते हैं। कैन बी फ्लेट और कैन बी विद द ओपनिंग, जो कि आपकी वॉल्स के अंदर विंडोज या डोर्स की ओपनिंग्स वगैरह होती हैं, such as windows and door openings, ribs हैं, reveals हैं, textures हैं, sandwiches हैं, इंसुलेशन पर्पजेज के लिए बिल्ट इन मटेरियल्स हैं या स्कल्पचर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो वॉल के पैनल्स के अंदर भी। ये आपको प्रीकास्ट मेंबर्स की जो वॉल्स वगैरह हैं जो कि हम प्रीकास्ट इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं वो नज़र आ रही हैं इमेजेस के अंदर भी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रीकास्ट मेंबर्स के जो मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से हम प्रीकास्ट मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, इन रियल इंडस्ट्री या जॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेथड जो अटैचमेंट मेथड है उसके अंदर पहला मेथड हमारे पास वेल्ड प्लेट्स आ जाता है, जिसके अंदर आप ये कॉमनली मेथड यूज़ होता है। एक वेल्डिंग प्लेट्स अटैच की जाती हैं मेंबर्स के साथ, प्रीकास्ट मेंबर्स के साथ, और उनको बाद में फिर जो है वो वेल्ड किया जाता है। टिपिकली द प्रीकास्ट मेंबर्स हैव एम्बेडेड प्लेट्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेल्डिंग सरफेसेस फॉर लूज कनेक्टेड प्लेट्स और एंगल्स सी बिलो की यहाँ पे आपको नजर आ सकती हैं कि एम्बेडेड प्लेट्स हैं दोनों मटेरियल्स के अंदर अंदर और एडिशनल जो है वो आप दोनों प्लेट्स को फिर बाद में कनेक्ट कर देते हैं और वेल्ड कर देते हैं। तो ये मेथड मोर कॉमनली यूज होता है प्रीकास्ट मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए। Second method basically is the rebar and grout method, used typically with slabs. Reinforcing bars are spliced into slabs and grout in place. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बार्स हैं स्पेसिस छोड़े जाते हैं जिनके अंदर से बार्स वगैरह को ऊपर बाद में प्लेस करके वहाँ पे एडिशनल मटेरियल या ग्राउट मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो कनेक्शन बरकरार रह सके। इसको हम रीबर एंड ग्राउट मेथड कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी प्रीकास्ट मेंबर्स के हवाले से। अब प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स के ऊपर आते हैं कि जो ब्लॉक्स हम बनाते हैं वो ब्लॉक्स किस टाइप के होते हैं, क्या उनकी एडवांटेजेस होती हैं, किस तरह से हम उनको डील करते हैं। So there are 4 important types of precast concrete blocks. Number 1 is the hollow concrete blocks, solid concrete blocks, pavement blocks and balustrades.
ये 4 टाइप्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। पेवमेंट ब्लॉक्स हैं, सॉलिड ब्लॉक्स हैं, हॉलो ब्लॉक्स हैं और बैलस्ट्रेट्स वगैरह हैं। इनको हम मज़ीद डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये यूनिट्स हैं, हॉलो ब्लॉक्स के अलग अलग डिज़ाइन सैम्पल्स हैं। किसी में 2 होल्स बनाए जाते हैं, किसी में 3 होल्स बनाए जाते हैं। दोज यूनिट्स विच हैव कोर वॉइड एरिया इज ग्रेटर देन 25% ऑफ देयर टोटल एरिया, यानी वॉइड एरिया 25% से ज़्यादा हो जो आपका टोटल एरिया से, तो उनको हम हॉलो ब्लॉक्स कंसीडर करते हैं। ये आपको डायमेंशंस और पिक्चर्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। These are some other types of hollow concrete blocks. डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके बाद बाकी मजीद जो डिटेल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं कि हम किस तरह से किस डिज़ाइन शेप वगैरह के ब्लॉक्स हम बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपके हॉलो डेकोरेटिव ब्लॉक्स हैं, इनको डेकोरेटिव ब्लॉक कहा जाता है। ये सेंटर में आपको एक पीस नज़र आ रहा है, बाकी जो है वो आपको एक कंबाइन जो है एज अ जाली टाइप आप लगा देते हो कहीं पे, तो ये आपके हॉलो ब्लॉक्स कहलाते हैं, हॉलो डेकोरेटिव ब्लॉक्स बेसिकली। So as we have already discussed, hollow concrete blocks have several advantages such as they have high quality, strength, uniformity, uniform shape and sizes also. उसके बाद वो energy efficient भी होते हैं, eco friendly and environmental friendly materials होते हैं। Constructed both in factory and in site conditions, आप दोनों जगह पे बना सकते हैं। Smooth finish offers saving of cement plasters, उनकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी होती है जिसकी वजह से प्लास्टर वगैरह हम नहीं करते इन ब्लॉक्स वगैरह के ऊपर। उसके बाद हॉलो स्पेसेस इन ब्लॉक्स मेक्स मशीनरी साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ एंड डैम्प प्रूफ ऑल्सो, क्योंकि वो लेयर्स के अंदर होते हैं, बीच में ओपनिंग होती है, इस वजह से जो है साउंड वगैरह या वैक्यूम जो क्रिएट होता है वहां पे साउंड और एनर्जी और डैम्पनेस वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट नहीं हो पाते इजीली। So these are the applications and uses and suitability of hollow blocks. इनकी uses वगैरह क्या हैं? आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, लो राइज बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग्स, बंगलोज, शेल्टर्स वगैरह, यूनिट्स वगैरह, रो हाउसिंग वगैरह, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स और गोडाउन्स वगैरह के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। आल्सो यूज्ड इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स लाइक हाई राइज अपार्टमेंट्स वगैरह, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स वगैरह के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेविंग ब्लॉक्स फॉर रोडवे वॉकवे वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, गार्डन वॉल्स वगैरह के लिए भी और डेकोरेटिव कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉलिड ब्लॉक्स हैं। सॉलिड ब्लॉक्स के अंदर मैसनरी यूनिट होज नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन एवरी प्लेन parallel to the bearing surface is 75% or more of its gross cross sectional area measured in the same plane, कि अगर एरिया आपका ओवरऑल 75% से ज्यादा है, यानी कोई भी होलो ब्लॉक नहीं है उस मेंबर के अंदर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सॉलिड ब्लॉक। तो ये आपको सॉलिड ब्लॉक्स वगैरह भी नजर आ रही हैं पिक्चर्स की। ये ईंट की तरह होता है, बिल्कुल ब्रिक की तरह, और ये रीइंफोर्स कंक्रीट या कंक्रीट, सिंपल कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट से हम बनाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं सॉलिड ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी हम मैसनरी के लिए किस तरह से यूज करते हैं। जॉइंट्स वगैरह की केयरफुल हमें वहाँ पे भी रहना है, क्योंकि जो ब्रिक के अंदर जिस तरह से हम बॉन्डिंग यूज करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, लैब बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट अल्टरनेट लेयर्स के अंदर हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो है वो एक ही लेयर होती है, लेकिन बॉन्ड जो आपका जॉइंट है उसके अंदर केयरफुल रहना है हमने। सॉलिड ब्लॉक्स की भी डिफरेंट यूजेस, एप्लीकेशंस और सुइटेबिलिटी हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए, रो हाउसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, हैवी लोड कंस्ट्रक्शंस के लिए भी, टेम्पररी हाउसिंग वगैरह के लिए भी, कंपाउंड वॉल्स कंस्ट्रक्शंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेवमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। ये फ्लेट स्टोन यूज टू पेव अ पाथवे सच एज अ वॉकवे टू वंस होम और इज नथिंग बट पेवमेंट ब्लॉक्स और पेवर ब्लॉक्स, या वॉकवेज वगैरह के लिए बनाते हैं। इवन जो आपको आईएसपी के अंदर जो बाहर आपको शेल्टर्स हैं या बाहर जो ओपनिंग है वहां पे आप देख सकते हैं, ये तमाम किस्म के जो पेवमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स हैं ये आपको नजर आ रही हैं, जो कि वॉकवेज वगैरह के लिए भी यूज होते हैं। इनके डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट जो है वो डिजाइन वगैरह, कलर्स वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन मेंबर्स के अंदर। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स के अंदर भी देख सकते हैं। अगेन सेम थिंग, अ पाथवे, अ फ्लेट स्टोन यूज फॉर अ पाथवे पर्पसेस, डिजाइन डिफरेंट है, यहाँ पे कलर भी डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स के भी डिफरेंट यूजेस हैं। रोड वॉक्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पूल डेस्क के लिए, एयरपोर्ट्स और लैंडिंग डॉक्स वगैरह के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, पार्किंग एरियाज में, गार्डन एरियाज में, किड्स प्लेग्राउंड्स वगैरह के अंदर भी, पंप पेट्रोल पंप्स वगैरह के अंदर, गैस स्टेशन वगैरह के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इसके डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं, सुइटेबिलिटी है, यूजेस किए जा सकते हैं तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद हमारे पास बैलस्टर्स आते हैं, बैलस्ट्रेट्स या बैलस्टर्स।
बैलस्टर जिस तरह से चारपाई के पाए होते हैं, लकड़ी के चारपाई के पाए आपने देखे होंगे, इसी तरह से जो है ये एक कंक्रीट के पाए बनाए जाते हैं। अ बैलस्टर इज आल्सो कॉल्ड अ स्पिंडल और स्टेयर स्टिक। जिस तरह से स्टेयर्स की स्टिक्स होती हैं, इसी तरह से इसके डिजाइन बनाए जाते हैं। बैलस्टर इज मोल्डेड प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट, जो कि प्रीकास्ट कंक्रीट इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप इसकी शेप वगैरह भी नीचे फिगर के अंदर देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर क्लियर एक बैलस्टर्स की कंक्रीट ब्लॉक की जो आपके बैलस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लकड़ी के भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से जो है वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं, जो कि आपके लकड़ी की स्टेयर्स की जो स्टिक्स होती हैं उनकी तरह भी आप यूज कर सकते हैं इनको। इन दिस पिक्चर वी कैन आल्सो सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलस्टर्स। ये डिफरेंट डिजाइन पर्पसेज, एस्थेटिक व्यू वगैरह के लिए यूज होते हैं। अ बैलस्ट्रेड इज अ रो। बैलस्टर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट होता है। बैलस्ट्रेड बेसिकली एक रो कहलाती है। डिफरेंट पाए की आप एक अरेंजमेंट बनाते हो। A balustrade is a row of repeating balusters, a small post which supports the upper rail of a railing। यहाँ पे आप नजर आ रही है आपको कि जो अपर रेलिंग है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, आपके ऊपर से सपोर्ट भी है और तमाम जो बैलस्टर्स हैं उनको एक कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपकी एक कंटिन्यू रो डेवलप होती है। ये बैलस्ट्रेड का एक रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर जो यूजेज है वो यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर क्लियर ही एक एस्थेटिक व्यू के हिसाब से नजर आ रहा है, जिसको आप देख भी सकते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ बैलस्ट्रेड। बैलस्ट्रेड का अनदर यूजेज है, किस तरह से स्टेयर्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। बैलस्ट्रेड्स के या बैलस्टर्स के डिफरेंट यूजेस हैं, सच एज डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फॉर द किड्स, स्टेयर्स वगैरह के लिए प्रोटेक्शन के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं, रेलिंग सपोर्ट्स के हिसाब से भी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड बंगलोज वगैरह के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें इस तरह की या बैलस्ट्रेड्स वगैरह लगे हुए होते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू वेरी मच।